बच्चों आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36 पर। यहाँ दिया हुआ है बच्चों कि ए बी है वो इक्वल है किसके, सी डी के। मतलब ए बी साइड जो है बच्चों वो सी डी साइड के इक्वल है और एंगल ए का मान दिए हुए 100 डिग्रीज। ये जो एंगल है वो कितना है बच्चों, 100 डिग्री। तो बच्चों हम लोग को पता है कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में, तो उनके जो विपरीत कोण होते हैं उनका योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। या सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल्स आर, यहाँ हम लोग लिख लेंगे अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप लोगों को रीजन नहीं लिखना पड़ेगा एग्जाम में, और हम लोग इसे जब कॉन्सेप्ट स्लाइड देखेंगे ना तो उसमें ये अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चों एंगल ए का जो मेजरमेंट दिया हुआ है यहाँ पर वो कितना है, 100 डिग्रीज। इस कारण एंगल डी का जो मेजरमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्रीज। और बच्चों हम लोग को एंगल सी का मेजरमेंट गेन करना है कि ये कितना डिग्री है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग के लिए राइट डाउन कर देता हूँ कि इफ टू साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर equal, then the remaining two sides will be parallel। अगर बच्चों कोई भी दो भुजा, कोई भी क्या आमने सामने की भुजा, इफ अपोजिट टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। यहाँ पर देखिए कि अगर दिए हुए हैं कि ए बी बराबर सी डी, तो जो यहाँ पर जो साइड बच गए वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ए सी इज पैरेलल टू बी डी। और इसका हम लोग अपोजिट भी सही बोल सकते हैं कि अगर हम लोगों को ये दिया हुआ है ए सी इज पैरेलल टू बी डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो साइड बी डी है ये पैरेलल है ए सी के। ए सी के क्या है, ये पैरेलल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे पैरेलल दिखा देते हैं। तो देखिए हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, पैरेलल दिखा दे रहे हैं। ये क्या है, पैरेलल साइड है भाई। ये देखिए ये पैरेलल हो गया। अगर ये पैरेलल है या समांतर है तो क्या होगा, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल से इक्वल होने वाला है। ये जो 80 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है वो इस एंगल से इक्वल होगा, है ना। देखिए तो अगर ये एंगल 80 डिग्री है बच्चों, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आप लोग बोल देंगे 100 डिग्री हो जाएगा। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। तो बच्चों अगर ये 80 डिग्री है तो अंदर वाला एंगल कितना मिलेगा, सॉरी ये 100 डिग्री मिलेगा, 80 डिग्री नहीं मिलेगा। ये कितना मिल जाएगा, 100 डिग्री। तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप लोग बोल देंगे 80 डिग्री। और बच्चों दोनों का सम कितना होता है, योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। सो आप लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बच्चों कॉन्सेप्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ दिया हुआ बच्चों की रेडियस आर है, त्रिज्या जो है वो कितना है, आर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रेडियस इज इक्वल टू आर। और जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, केंद्र पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है,
तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि सेंट्रल एंगल कितना है, ये P है। तो रेडियस R है बच्चों, सेंट्रल एंगल P है, सो क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा। तो आप लोग बोलेंगे एरिया ऑफ दिस सेक्टर या उस खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्रीज। बच्चों यहाँ से पाई का वैल्यू तो पाई ही रहेगा, आर की जगह पे कैपिटल आर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। सो आर स्क्वायर, और थीटा की जगह पर हम लोगों को पी लिखना पड़ेगा, पी बाई 360। अब हम लोग आंसर को मिलाते हैं। तो पहला है बच्चों पी 2 पाई आर, पी 2 पाई आर तो नहीं है, सो पहला ऑप्शन हम लोग का गलत है। फिर थर्ड ऑप्शन बढ़ाते हैं, पी 2 पाई आर, तो यहाँ भी पी 2 पाई आर तो नहीं है, सो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फिर यहाँ देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, सो बच्चों अगर इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब नहीं ये आपस में कट कर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिला लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर पी, 2 पाई आर स्क्वायर पी, लेकिन नीचे में तो 720 डिग्री हो जाएगा, देखिए। सो ये ऑप्शन भी गलत है, तो ये ऑप्शन सही है। देखिए P, यहाँ मैंने P लिख दिया और फिर क्या लिख दिया, 360 इंटू 2, 720 डिग्रीज इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यही हम लोग को दिया हुआ है। सो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब क्वेश्चन 37 को देखिए। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है, योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। सो मतलब कि बच्चों की ये जो एंगल यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, ये एंगल और इस एंगल का जो योगफल होने वाला है, सम होने वाला है, वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल हम लोग को पता चल जाए तो ये एंगल पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऊर्ध्वाधर कोण है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ये क्वेश्चन रॉन्ग है बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 38, यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है एक चक्रीय चतुर्भुज, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। BCD का मेजरमेंट जो है, यहाँ से देखेंगे BCD, इसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और बच्चों हम लोग से पूछा गया है कि इस एंगल का मेजरमेंट बताइए। सो इस ट्रायंगल में इसका मेजरमेंट हम लोगों को बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 65, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, जो कि आ जाएगा 25 डिग्री, है ना। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट स्लाइड है, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट स्लाइड पर। बच्चों एक सर्कल दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल को बना लेते हैं और इसका जो सेंटर है बच्चों यहाँ पर O है, ठीक है। AB क्या है, एक डायमीटर है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, AB को यहाँ पर बना ले रहे हैं, ये एक डायमीटर है। अब AB कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा भी है, तो AB को हम लोग बड़ा करके बना ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, AB हम लोग यहाँ से अगर नेमिंग कर दें तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, और यहाँ पर सेंटर कितना है, O है। बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा बढ़ी हुई AB रेखा को T पर काटती है। सो बिंदु P यहाँ हो जाएगा और T बिंदु यहाँ हो जाएगा। चलिए इसे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से एक टैंजेंट है, टैंजेंट करने का मतलब स्पर्श रेखा है जो इसे काटती है, किस बिंदु पर काटेगी, तो T बिंदु पर काटती है। तो यहाँ जो बच्चों बिंदु मिलेगा हम लोगों को क्या मिलेगा, P मिलेगा।
पी ए और पी बी को मिला दीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पी ए और पी बी को मिला दे रहे हैं। देखिए हम लोगों ने पी ए और पी बी को मिला लिया, ठीक है। और यहाँ से दिया हुआ है कि एंगल पी ए बी, ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 20 डिग्री। तो बच्चों अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 20 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, सम कितना हो गया 110 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए पी बी एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना हुआ ये एक समकोण त्रिभुज होगा। सेमी सर्कल पर बना हुआ एक ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए बच्चों गिवन है 20 डिग्री, इसलिए एंगल बी का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो हम लोगों ने इसे गेन कर लिया 70 डिग्री। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन बच्चों कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम लोग को ये भी पता है कि एंगल ओ पी टी जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पर, टेंजेंट पर, है ना। ये ओपी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या होगा, इस पीटी पर टेंजेंट पर या स्पर्श रेखा पर कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो ये बच्चों ओ पी टी जो एंगल है वो 90 डिग्री मिल जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सोचिए एक चीज और, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ओ पी बी, इस त्रिभुज में देखिए ओ पी बी में देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों को दोनों क्या है, त्रिज्या है। इसका मतलब बच्चों ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ओ पी इज इक्वल टू ओ बी, इसी कारण एंगल ओ पी बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ओ बी पी के, है ना। अगर ये 70 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, आप लोग बोल देंगे 20 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर ये 20 डिग्री है और यहाँ देखिए ये 70 डिग्री है और एक सीधी रेखा है, तो ये एंगल कितना मिल जाएगा, 110 डिग्री। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर ये 110 डिग्री है और ये 20 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 110 और 20 130, तो ये मिल जाएगा आप लोग को 50 डिग्री। सो इस तरीके से हम लोग को सोचना है और इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए बच्चों हम लोग कुछ और भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसे भी देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से करेंगे। एंगल मेजरमेंट तो आप लोग को याद हो गया होगा, हम लोगों ने किस तरीके से लिखा है। यहाँ से देखिए ये भी हम लोग कर सकते हैं कि ये 20 डिग्री है और ये कितना है, 70 डिग्री, और ये कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा बच्चों वो क्या होगा, तो इसका और इसका सम होगा, है ना। किसी भी त्रिभुज पर जो बाहरी कोण होता है, ये वाला एंगल जो होता है, इस एंगल और इस एंगल का सम होता है। तो हम लोग इस तरीके से भी आ सकते हैं कि 110 डिग्री हो जाएगा। फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो तो करना ज़रूरी है। फिर इसे 20 डिग्री निकालेंगे और फिर इसे 50 डिग्री निकाल लेंगे। सो आप लोग इस तरीके से सोचें तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल बी सी डी का जो मेजरमेंट है, बी सी डी का मेजरमेंट है और इस एंगल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। सो एंगल बी सी डी जो है बच्चों, एंगल बी सी डी है वो क्या है, दुगुना है किस एंगल के, बी ए डी के। अगर हम लोग बी ए डी को थीटा मान लेते हैं तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 2 थीटा।
और बी ए डी कितना हो जाएगा, बी ए डी ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा 2 थीटा। सो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस कारण जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। ये एंगल जो हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब बच्चों बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र पर यहाँ कोई सेंटर होगा, हम लोग यहाँ पर एक सेंटर मान लेते हैं। विकर्ण बी डी, डायगोनल बी डी के द्वारा बनाया गया एक कोण है। सो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर ये डायगोनल बना लेते हैं। विकर्ण बना लिया हम लोगों ने, यही विकर्ण है। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसको हम लोगों को बताना है कि ये जो डायगोनल है ये इस एंगल को बना रहा है, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी को बना रहा है। सो ये एंगल कितना होगा, मैं सेपरेट फिगर बना देता हूँ, फिर आप लोग खुद ही इसका आंसर कर देंगे। ये हो गया बच्चों। और यहाँ से हम लोगों को ये बोला जा रहा है, थोड़ा सा इसे मैं नीचे बना देता हूँ। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मैं यहाँ नेमिंग कर लेता हूँ, आप लोग नेमिंग देखकर बता दीजिएगा। ये B है और ये D है, ये O है और ये A है। अगर ये बच्चों कितना है 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, इससे हम लोगों को मतलब अब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। सो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होता है, दुगना होता है, जो कि कितना आ जाएगा 120 डिग्री के बराबर। सो यहाँ से बच्चों हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। बच्चों अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर एक फिगर बनाया है और ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, 2 सर्कल टचेज इंटरनली, और उनके जो एरिया हैं, जो क्षेत्रफल है, उनका योगफल कितना है 116 पाई, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 है। बच्चों मान लेते हैं ये बड़े वाले सर्कल का ये सेंटर है। सो यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 है, और इसका जो रेडियस हो जाएगा बच्चों कुछ हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं और देखते हैं ये कितना है बच्चों, 6 दिया हुआ है और इसे हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर है, सेंटर है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला सर्कल है जिसे हम लोग A बोल रहे हैं और जो छोटा वाला सर्कल है इसे हम लोग B बोल रहे हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि एरिया ऑफ सर्कल A प्लस एरिया ऑफ सर्कल B इज इक्वल टू 160 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल A जो बड़ा वाला है बच्चों उसके लिए जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स। सो पाई 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और जो छोटा वाला सर्कल है ये बी सर्कल, इसके लिए जो रेडियस होगा, जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, एक्स होगा, पाई एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल है 116 पाई के। बच्चों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पाई और पाई को कॉमन ले सकते हैं। सो ये कॉमन हो जाएगा और इसे हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। पाई और पाई कैंसिल आउट। इसका मतलब ये मिल गया बच्चों कि 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 116 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे। सो हमारा जो इक्वेशन मिल जाएगा वो इस तरीके का मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ब्रेक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 4
और -10। माइनस वाला वैल्यू को हम लोग करेंगे नेग्लेक्ट और इस वैल्यू को हम लोग करेंगे यूज। सो x का मान 4 आया। सो बड़ा वाला जो सर्कल है a का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल a, ये कितना हो जाएगा 6 + x, जो कि कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आप लोग इसी तरीके से इसे टेकल करेंगे, सॉल्व करेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, यहाँ देखिए CB को हम लोग क्या करते हैं, बिंदु CB को बिंदु A तक हम लोग बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, और इसका मान कितना दिया है 100 डिग्री। सो अंदर वाले कोण का जो मेजरमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 डिग्रीज। अब देखिए आप लोग ट्रायंगल CBE में एंगल B हम लोग को कितना आ गया 80 डिग्री, ठीक है। एंगल C त्रिभुज CBE में कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। टोटल एंगल C की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, सिर्फ इस त्रिभुज में जो एंगल C है उसकी बात हो रही है। नहीं तो आप लोग लिखिए यहाँ पर BCE, वो ज़्यादा सही होगा। इस कारण बच्चों जो एंगल E है वो कितना मिल जाएगा 40 डिग्री, ये बच्चों मिल जाएगा 40 डिग्री। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा जीवा या कोड BC पर। कोड BC पर देखिए दो एंगल बना है। एक एंगल बना है बच्चों BEC, ये इक्वल होगा किसके BDE के, BDC के, सॉरी। ये जो एंगल होगा, देखिए मैं कलर से दिखा देता हूँ, ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। देखिए BC कोड पर ही दो एंगल हम लोगों को मिल रहे हैं। सो अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्रीज। अब हम लोग देखेंगे कोड BE। अगर BE कोड को देखें तो इस पर दो एंगल मिले हैं। पहला एंगल है एंगल BCE, ये देखिए इस BE कोड पर BCE एक एंगल मिला है, दूसरा एंगल मिला है BDE, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे BDE के। अगर BCE 60 डिग्री है तो BDE कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। सो इन्हीं दोनों का तो सम पूछ रहा है बच्चों, BDC और BDE का। देखिए BDC और BDE का सम पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिए हुए है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के जो कोण हैं, जो विपरीत कोण हैं, उनका अनुपात दिए हुए, रेशियो दिए हुए कितना है 4:5। तो 4x + 5x = 180 डिग्रीज। सो 9x = 180 डिग्रीज। सो x = 20, ठीक है। x 20 आया तो 4x कितना हो जाएगा 80 और 5x कितना हो जाएगा 100 डिग्रीज। सो 80 और 100 हमारा ऑप्शन नंबर A सही है। बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41। बच्चों इस फिगर में हम लोगों को दिया हुआ है कि एंगल x = 40 डिग्री एंड x / y = 4:3। मतलब कहने का मतलब बच्चों, सपोज कर लेते हैं कि ये 4K है और ये कितना है 3K है, और जहाँ पर 4K का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री। सो 3K का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। वाई बिकॉज K = 10 आ गया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना 4K = 40 डिग्री, इस कारण K = 10। तो यहाँ से हम लोगों को तो इन दोनों एंगल का वैल्यू पता चल गया कि ये जो एंगल है ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है 40 डिग्रीज और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और बच्चों यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये Z है, तो ये एंगल कितना मिल जाएगा Z/2। अब हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया, AB को मिला लिया। अब ध्यान से देखिएगा कि इन ट्रायंगल
त्रिभुज ओ ए बी की बात मैं कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ओ ए बी। बच्चों जब हम लोग ट्रायंगल ओ ए बी को देखते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पर क्या है, ओ ए है वो इक्वल है ओ बी के। इस कारण हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के, है ना। तो अगर इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एंगल पी कॉन्सिडर कर लेते हैं, या पी हटा के आप इसे अल्फा ए कॉन्सिडर कर लेते हैं, तब भी हमारा काम हो जाएगा। इसे हम लोग क्या करते हैं ना, कॉन्सिडर कर लेते हैं ए। सपोज कर लेते हैं कि ये जो एंगल है वो एंगल है ए अल्फा, और ये एंगल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा ए के, बिकॉज कि दोनों ही साइड इक्वल है। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी में हम लोग ये लिख सकते हैं कि जेड प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड ट्रायंगल अगर हम लोग देखें कि इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि z/2 प्लस एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 1 है वो तो इक्वल है इक्वेशन 2 के, बिकॉज बोथ ही इक्वल हैं कितना के 180 डिग्री के दोनों इक्वल है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि z प्लस 2a इज इक्वल टू z/2 प्लस 2a। देखिए यहाँ से a और a आ गया 2a और प्लस x प्लस वाई। सो यहाँ से मिल जाएगा बच्चों हम लोगों को z, और 2a और 2a बोथ साइड है तो कैंसिल कर लेंगे हम लोग, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो z इज इक्वल टू z/2, और x प्लस वाई का जो वैल्यू आया है बच्चों वो कितना आया है 40 प्लस 30। सो यहाँ हो जाएगा 70। जब इस z से हम लोग इस z/2 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, z/2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसी कारण z का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। z का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 140 डिग्रीज। बच्चों बातें इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है एक सर्कल, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है एक सर्कल। हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद दिया हुआ है बच्चों कि एक जीवा है, मतलब एक कोड है। ये हमारा कोड हो गया, और इस सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये जो एंगल हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। ये जो एंगल है बच्चों वो कितना का दिया हुआ है 90 डिग्री का, और ये रेडियस है जो कि इक्वल है 4 के, तो ये भी 4 के इक्वल हो जाएगा। अब एरिया जो पूछ रहा है हम लोगों को बच्चों, वो एरिया इसका पूछ रहा है। इसका हम लोगों को एरिया गेन करना है कि इस पोर्शन का जो एरिया है वो कितना होगा। देखिए मैंने यहाँ कलर कर दिया है, इसी पोर्शन का हम लोगों को एरिया गेन करना है। सो बच्चों हम लोग को फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। अगर हम लोग इस ओ ए बी ये टोटल एरिया को गेन करें, गेन करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों πr² थीटा बाय 360 डिग्री। इसमें से हम लोग इस त्रिभुज के एरिया को घटा देंगे जो कि होता है 1/2 इंटू r²। क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पीछे इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ AB साइन थीटा। अगर दो AB क्या होते हैं, दो अगल बगल की भुजाएं होती है, साइड्स होती हैं, और साइन थीटा कौन सा लेते हैं, उनके बीच का जो एंगल होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। दैट्स वाई सिंपली 1/2 r²। हम लोग इसे राइट डाउन करते हैं।
चलिए, ये तो हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा था, पीछे कॉन्सेप्ट में होगा, आप लोग वीडियो को देखिएगा पीछे तो मिल जाएगा। सो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ मिल जाएगा पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2। आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 16, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, थीटा का वैल्यू है 90, 360 माइनस 1/2। यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, देखिए हम लोग कुछ टर्म को कैंसिल आउट कर लेंगे। 90 से 360 4 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 11/2, 11/2, जो कि लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से 16 11/14 माइनस 1/2। अब 1/2 है तो इसे आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से ही बना सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, बेस को सेम कर लिया, तो उसके लिए हम लोगों ने ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हो जाएगा 16 × 4/14, जो कि हो जाएगा बच्चों 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ बच्चों दिया हुआ है कि OD जो है वो किसके बराबर है, OD बराबर है बच्चों OC के। ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है और OB से भी बराबर है, ये OB भी है, इसके बराबर ही है। तो एंगल DC भी ज्ञात कीजिए, DCB ये टोटल एंगल ज्ञात करने कह रहा है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इन ट्रायंगल DOC, अगर DOC त्रिभुज में देखें तो ये वाला एंगल जो है, एंगल O जो है वो दिया हुआ कितना है, 100 डिग्री। और बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि OD बराबर है OC के। इसका मतलब ये है कि एंगल D जो है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा। सो बचा हुआ एंगल कितना होगा, एंगल D हो जाएगा 40 डिग्रीज और एंगल C भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्रीज। सो बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को गेन कर लिया, ठीक है। फिर देखेंगे कि इन ट्रायंगल COB, यहाँ बच्चों एंगल O दिया हुआ है 80 डिग्री, देखिए 80 डिग्री दिया हुआ है और साथ ही ये दिया हुआ है कि OC बराबर है OB के। इस कारण हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल जो B होगा वो इक्वल होगा एंगल C के, ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। अगर एक 80 डिग्री है तो बचा हुआ कितना होगा, तो एंगल B हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 डिग्रीज। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं 50 डिग्रीज। यही बच्चों हम लोगों से पूछ रहा था DCB का मान क्या होगा। सो DCB का मान आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। अब बच्चों एंगल A का मान कितना होगा, तो एंगल A का मान भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। चलिए बच्चों आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए कि ये जो एक है हम लोगों को ABCD, ये कैसा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। तो अगर ये 124 है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि y + 124 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। सो y बराबर हम लोग को कितना मिल जाएगा, 56 डिग्री। सो यहाँ से ये सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर क्या आ गया, 56 डिग्री। इसको बनाने के लिए आप लोग सेकेंड मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वो कैसे होगा, मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। यही फिगर हम लोगों को दिया हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, हम लोग बना रहे हैं। चलिए ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बना लिए, इस कारण देखने में आसानी होगी। ये कितना हो गया बच्चों, 124 डिग्री, है ना, 124 डिग्री हो गया। अब अगर हम लोग क्या करें, सेंटर से इसे मिला लें, सेंटर से मिला लें, ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना होगा, 2y होगा, अगर ये y है, ठीक है, ये बोल सकते हैं।
तो बच्चों ये 124 है, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है इस एंगल के द्वारा। देखिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये इस एंगल के द्वारा बनाया जा रहा है। तो अगर ये 124 है तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा? दुगना होगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 248 डिग्री। अगर ये 248 है तो 2y का वैल्यू कितना आएगा? तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 248 डिग्री प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। इसी कारण 2y का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, 2, 5 में से 4 गया तो 1, और ये 112 डिग्री। तो बच्चों ये जो एंगल 2y आया ये कितना आ गया? 112 डिग्री। तो y कितना आएगा? y आ जाएगा 56 डिग्री। आप लोग दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 56 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43, यदि किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर हो तथा समानांतर जीवा, यहाँ पर जीवा लिखा हुआ है, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोड है और यहाँ पर एक सेम कोड है, ठीक है। अब दोनों का डिस्टेंस, मतलब दोनों का मेजरमेंट कितना है? 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सो ये भी कितना होगा बच्चों? 8 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा कितना? 8 सेंटीमीटर। दोनों हम लोग का 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक डायगोनल बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? एक डायगोनल है। इस डायगोनल का जो लंबाई है वो दिए हुए कितना? 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। सो हम लोगों से पूछा जा रहा है, बताइए कि ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा? इस डिस्टेंस को मेजर करना है। सो बच्चों कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि समान जीवाएं जो समान कोड होते हैं, इक्वल कोड होते हैं, वो इक्वल डिस्टेंट होते हैं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर होते हैं, एक ही समान दूरी पर सेंटर से होते हैं। तो अगर आप इस दूरी को गेन कर लीजिएगा ना, तो ये दूरी भी बराबर ही होने वाली है, ठीक है। समान जीवाएं जो होती हैं वो एक समान दूरी पर केंद्र से स्थित होती हैं, या इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और साथ ही हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि इक्वल कोड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये अगर सेंटर से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं जो कि अगर इसका डिस्टेंस को शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसे ये दो बराबर भागों में करेगा विभाजित। इसका मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये पूरे कोड की, मतलब पूरे डायमीटर की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? 3 सेंटीमीटर का होता है। पहले मैंने सिखाया था ना आपको कि 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। अगर एक भुजा 5 है, दूसरी 4 है, तो अपने आप तीसरी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और नहीं तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पर लगाएंगे। 25 में से 16 गया तो 9, √9 बराबर 3। अगर ये 3 आया तो ये भी कितना मिलेगा? 3 सेंटीमीटर, है ना। इसका सॉल्यूशन उतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग बहुत पहले से इसे सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है, एक टैंजेंट है। टैंजेंट का नाम क्या है? TP T' खींची गई है, ठीक है। बिंदु P से एक कोड खींचा गया है, एक जीवा खींचा गया है PQ, जो केंद्र पर POQ, ये PQ जो है केंद्र पर POQ एंगल बनाती है, ठीक है। यदि QPT अगर ये एंगल बच्चों कितना दिया हुआ है? x डिग्री है,
तो पी ओ क्यू का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, मैं दोनों कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ, हम लोग पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। अगर अगर एक सर्कल है और वहाँ पर क्या हो रहा है कि जीवा द्वारा कोण बनाया गया है, जीवा और किसके द्वारा, एक स्पर्श रेखा के द्वारा। यहाँ हम लोग एक स्पर्श रेखा भी बना देते हैं। तो जो एकांतर कोण होते हैं, जो ऑपोजिट एंगल या अल्टरनेट एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं। बच्चों अगर इस एंगल को हम लोग बोलेंगे तो इस एंगल से वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ से तो क्लियर हो गया। तो क्यू पी टी कितना दिया हुआ है, x डिग्री, तो ये भी x डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना होगा, x डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये यूज किया है यहाँ पर कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और उसमें एक ही जीवा, देखिए यहाँ पर जीवा क्या है, मैं सेम फिगर बना देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर जीवा क्या है, जीवा यहाँ पर ये था, एक ही जीवा सेंटर पर भी एंगल बना रहा है और सरकमफेरेंस पर भी एंगल बना रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं, बहुत बार पढ़ लिए कि ये जो अगर x डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2x डिग्रीज। हेलो बच्चों, आज हम लोग सर्कल के लास्ट क्लास में हैं और आज का टॉपिक है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बच्चों उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, ये वे रेखाएं होती हैं जो किसी भी दो सर्कल को या तीन सर्कल को टच करते हुए जाती हैं, या और भी अधिक सर्कल को टच कर सकती हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारा फिगर कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ एक सर्कल है, दो सर्कल है, तीन सर्कल है और ये सारे सर्कल को टच कर रही हैं। तो ये सारे सर्कल के लिए, सारे ही वृत्त के लिए क्या हो जाएगी, ये अगर रेखा ए बी है तो ए बी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। कैसी स्पर्श रेखा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। तो बच्चों ये दो प्रकार की होती हैं। पहला टाइप ये है कि हम लोग इस तरीके से इसे दिखा रहे हैं, इसमें क्या है, ये जो स्पर्श रेखा है सर्कल के एक तरफ है, वृत्त के एक ही तरफ है, ठीक है। और दूसरी होगी वो दूसरी तरफ होगी, इस साइड ऐसे होगी। लेकिन एक टाइप और हो सकता है बच्चों, जो हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड पर किया है, देखिए यहाँ पर, कि वो सर्कल से तिरछे जाएं, मतलब जो वृत्त हैं उसके दोनों किनारों पर स्थित हों। तो चलिए पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, फिर हम लोग उस पर आएंगे। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहा जाता है यदि दोनों वृत्त इसके एक ही साइड में स्थित हों। यहाँ पर ए बी एक स्पर्श रेखा है, एक टेंजेंट है और दोनों को दोनों सर्कल क्या है, इसके एक ही साइड में है ना। यहाँ देखिए सी डी एक दूसरा टेंजेंट है। इस फिगर में बच्चों हम लोगों ने दो स्पर्श रेखाओं की चर्चा की है। पहली स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है, और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, सी डी है। जब दोनों स्पर्श रेखाएं जो होती है दोनों टेंजेंट होती हैं और एक ही सर्कल पर होती हैं तो दोनों क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये फर्स्ट हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसे हम लोग प्रूफ करेंगे, हम लोग जब इसे समझेंगे ना तो फिर ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। डी सी टी आर ऑफ इक्वल लेंथ। सेकंड में क्या है बच्चों, इसकी लंबाई हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको फिगर में कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सपोज कर लीजिए बच्चों ये जो बी एन है जिसे मैंने रेड कलर में दिखाया है, ये R2 है। सो ये जो बच्चों बी एन की दूरी है, यहाँ भी दूरी बराबर होगी। अगर हम लोग ए बी, यहाँ देखिए ए बी के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर लें, पी एन को ड्रॉ कर लें, तो ये दूरी हर जगह बराबर रहने वाली है। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, तो R2 ही हो जाएगा। ये सारे केसेस में एक ही समान दूरी हम लोगों को मिलेगी, वो कितनी होगी, R2। अगर इसका रेडियस को हम लोग R2 बोल रहे हैं तब। लेकिन बच्चों ये जो AM है उसकी लंबाई कितनी है, R1 है।
टोटल लंबाई है बच्चों R1, तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी R1 माइनस R2, है ना, ये हो जाएगी R1 माइनस R2। अब बच्चों हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या होती है, त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है ना। टैंजेंट क्या होता है, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। सो ये 90 डिग्री मिल गया। ये क्या मिल गया आपको, PM का मान R1 माइनस R2। सो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज MPN में जो कि राइट एंगल्ड है कितना पर 90 डिग्री, कौन सा एंगल है, तो एंगल M है। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि MN स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, PN स्क्वायर। अब यही PN जो वैल्यू है बच्चों, ये क्या है, AB के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर जगह दूरी बराबर है। सो एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक की भी दूरी बराबर होगी। सो इसे हम लोग यहाँ पर किस से शो कर रहे हैं, D से शो कर रहे हैं, दो केंद्रों के बीच की दूरी D स्क्वायर। सो यहाँ पर बच्चों MN स्क्वायर है, तो MN का मान कितना है, तो MN का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। यही क्या है, स्पर्श रेखा है ना। MN क्या है, स्पर्श रेखा है। MP का जो मान है बच्चों वो कितना है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, D स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या हम लोग लिख देंगे, MN स्क्वायर लिख देंगे। सो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि MN इज इक्वल टू अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बहुत ही छोटा सा है, आप लोग को इसे समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये है बच्चों कि थर्ड पॉइंट हम लोग को ये बोला जा रहा है कि ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं, अगर ये बढ़ाए जाएं तो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर क्या करेंगे, काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे। और इनके जो सेंटर हैं, सर्कल के जो सेंटर होंगे, केंद्र होंगे, वो भी आगे बढ़ाए जाएं तो वो भी P पर ही कटेंगे। कहने का मतलब बच्चों C1 C2 और P, C1 C2 और साथ में कौन, P, एक संरेख बिंदु को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कॉलिनियर होते हैं। यही यहाँ पर दिया हुआ है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो कि यहाँ पर क्या है, P है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। एंड द सेंटर्स ऑफ द सर्कल C1 एंड C2 के वो क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। C1 C2 और P कैसे होते हैं, कॉलिनियर होते हैं। इससे आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। हम लोग इस पर भी आते हैं, बट पहले हम लोग पॉइंट नंबर 4 को कर लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं उस पर। पॉइंट नंबर 4, अगर त्रिज्या बराबर हो, ये भी R1 हो, C1P का जो मान है वो R हो, और C2Q का जो मान है वो भी R हो, तो बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं, C1 और C2 को मिला लेते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, और ये दूरी क्या रहेगी, तो यहाँ भी R रहेगी, यहाँ भी R ही की दूरी होगी रेडियस के बराबर, और यहाँ भी R ही की दूरी होगी त्रिज्या के बराबर। सो ये कैसा फिगर हम लोगों को मिल गया, ये हम लोगों को मिल गया एक रेक्टेंगल, कहने का मतलब एक आयत मिल गया। सो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। डैट मीन्स PQ इज इक्वल टू C1 C2, और साथ ही ये भी बोल सकते हैं कि PC1 इज इक्वल टू QC2। बच्चों हम लोग इसे वर्ग भी बोल सकते हैं, कहने का मतलब स्क्वायर भी बोल सकते हैं। स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर तब होगा बच्चों जब PQ बराबर क्या हो जाए, यदि PQ बराबर आपको R हो जाए। तो बच्चों हम लोग को कॉन्सेप्ट ये पता है कि सारे के सारे जो वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, है ना। ऑल द स्क्वायर्स आर व्हाट, रेक्टेंगल, बट नॉट ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर।
सारे आयत वर्ग नहीं होते। सो ये एक वर्ग भी हो सकता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब आते हैं उस फिगर पर। जब क्या होगा, जब दो जो त्रिभुज हैं, मतलब जो सर्कल हैं, वो एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में बच्चों जो पी एन का मान होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। जो पी एन का मान होगा वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। और जो एम पी का मान होगा वो तो R1 माइनस R2 ही रहेगा। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mn² इज इक्वल टू अंडर रूट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो क्या हो गई, R1 प्लस R2 हो गई। यही फॉर्मूला तो यही वाला यूज हुआ, और ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 2R1 R2, और यहाँ बचेगा माइनस 2R1 R2। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 4R1 R2, जो कि इक्वल हो जाएगा 2 अंडर रूट R1 R2 के। ये क्वेश्चन में आगे के स्लाइड्स में आप लोगों को है, तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सपोज कर लीजिए बच्चों की कुछ इस तरीके का फिगर आप लोग के एग्जाम में आ जाए। जब सर्कल एक दूसरे को काटें तो यहाँ पर जो सेंटर के बीच की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी। अगर सपोज कर लीजिए कि ये जो दूरी है वो कितनी है, R1 है, और ये जो दूरी है वो R2 है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R1 R2। सो आप लोग इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चंस बहुत ही कम आएंगे। सो इन कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही सिंपल में देखेंगे और छोटा करके ही देख पाएंगे। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। बच्चों अगर सर्कल दोनों अपोजिट साइड में हो तो ऐसे जो टेंजेंट्स होते हैं, ऐसे जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, इन्हें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें ही बच्चों आपको ए बी बराबर सी डी मिलता है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, यही यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है डी, यहाँ पर कहा जा रहा है सेंटर की बीच की दूरी। मैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सेंटर टू सेंटर लिख देते हैं, सेंटर टू सेंटर हम लोग लिख देते हैं। यही जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिए। चलिए मैं यहाँ पर इस फिगर को बना देता हूँ, आप लोग फिर अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ इस टाइप का फिगर दिया हुआ है बच्चों, ये आपको यहाँ पर है और ये आपको यहाँ है, ठीक है। मैं यहाँ दूसरा पेन ले लेता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि अगर इसे हम लोग क्या करें, इसके बराबर रख लें। मतलब ये जो दूरी है अगर ये R2 है तो R2 के बराबर रख लें और इसे हम लोग मिला दें इस तरीके से, तो ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री ही होगा और ये भी 90 डिग्री ही होगा। हम लोग कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किए हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर ये R2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप का फिगर यहाँ पर बना रहे हैं। ये R1 है, ये R2 है और ये R2 है, और केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, D है। सो कौन सा त्रिभुज हम लोग ले सकते हैं, क्या त्रिभुज CPQ लेंगे तो कुछ मिलेगा हम लोगों को। तो देखिए कि दो अलग अलग त्रिभुज मिल जाएंगे, इससे काम नहीं बनेगा। सो हम लोगों को त्रिभुज जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा ABC। देखिए ABC। अब इसमें बच्चों एंगल A है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोगों ने इसे क्या बनाया है, एक रेक्टेंगल बनाया है, R1 और R2 के बराबर है। और ये जो है यही आपको दिया हुआ है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट PQ। इसी की लंबाई जो यहाँ पर CD है, इसी की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करनी है। इसी PQ के बराबर ये वाला भी है, AB भुजा भी है। सो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, AB है तो AB ही रहने देते हैं। सो यहाँ पर ये हो जाएगा AB, ठीक है।
तो त्रिभुज ABC में देखिएगा एंगल A 90 डिग्री है। ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर इस भुजा के इक्वल होगा, विच मीन्स R1 प्लस R2 का जो स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर के साथ D स्क्वायर के इक्वल होगा। सो AB स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है? कुछ इस तरीके से, AB इज इक्वल टू अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों की तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं, इनके भी जो प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं संरेख होते हैं। देखिए ये दो टेंजेंट्स हो गए, दो स्पर्श रेखाएं होंगे जो एक बिंदु पर कट रही हैं। यहाँ से हम लोग दूसरी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना, दूसरी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सॉरी, हम लोग पेन ले लेते हैं, उससे खींचना कहीं आसान हो जाएगा। एक दूसरी स्पर्श रेखा भी खींच सकते हैं जो इस बिंदु पर आके कटेगा। तो ये बिंदु और साथ में सेंटर टू सेंटर अगर लाइन मिलाएंगे तो ये बिंदु, ये तीनों क्या बिंदु होंगे? संरेख होंगे। हम लोग अगर इसे C1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे C2 और इसे P मान लेते हैं, सो C1, P और C2 क्या होने वाले हैं? संरेख होने वाले हैं। इससे आपको क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ये पॉइंट्स क्या होंगे? कॉलीनियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के स्लाइड्स पर। यहाँ पर उभयनिष्ठ लिखा गया है, थोड़ा सा गलत है। PQ त्रिज्या R और R के दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। मान लीजिए कि सर्कल, ये एक सर्कल हो गया और दूसरा सर्कल यहाँ हो गया जो ऐसे टच करते जाता है, जो एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु A पर स्पर्श करते हैं। तो PQ का मान क्या होगा? यहाँ पर बच्चों ये जो उभयनिष्ठ रेखा है इसे PQ बोला गया है। यहाँ से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो उभयनिष्ठ रेखा है इसे PQ बोला गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। पहले क्या कर लेंगे? सेंटर से इसे मिला लेंगे और सेंटर से इसे भी मिला लेंगे। सो यहाँ से पता चल रहा है कि इसका जो लंबाई है कुछ ज़्यादा है। सो इसके लंबाई को हम लोग दिखा देते हैं R, इसे हम लोग बोल देते हैं R और इसे बोल देते हैं स्मॉल r। यही दिए हुए है। अगर इस लाइन के इसे हम लोग C1 और C2 कंसीडर कर लें तो C1 और C2 लाइन के अगर पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करें, एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये देखिए, अब हम लोग यहाँ पर नेमिंग कर सकते हैं। इसे हम लोग A बोल देते हैं, इसे B बोल देते हैं और इसे P बोल देते हैं, ठीक है। जहाँ पर AP जो है वो इक्वल है किसके? C1 C2 के। और ये भी बोल सकते हैं कि AP क्या है? पैरेलल है C1 C2 के। यही हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। और हम लोगों को पहले से पता है कि चूंकि एंगल PBA कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। और बच्चों यहाँ से BP जो हम लोग को आएगा वो कितना आएगा? R माइनस R। ये टोटल C1B क्या है? C1B है आपको R। सो BP कितना आएगा? R माइनस R, क्योंकि C1P कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। इस कारण BP कितना हो जाएगा? R माइनस R। सो त्रिभुज ABP में अगर हम लोग देखें जो कि एंगल B पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। यही जो बच्चों AP स्क्वायर है यही केंद्रों के बीच की दूरी है। इसे हम लोग D स्क्वायर से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो D स्क्वायर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ये R1 प्लस मतलब ये R प्लस R के बराबर है। सो यहाँ पर R प्लस R हम लोग लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर। देखिए आपको इसी तरीके से एग्जामिनेशन में सोचना है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप तो लिख के बना नहीं सकते हैं।
और बीपी का जो वैल्यू है, बीपी का जो वैल्यू है वो कितना आया है, वो आया है आर माइनस आर। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आर माइनस आर का होल स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर का जो वैल्यू है, ए बी स्क्वायर का जो वैल्यू है इसे हम लोग को गेन करना है। सो इसमें दिया है ए बी को हम लोग मान ले रहे हैं पी क्यू। सो यहाँ पर हम लोग नेमिंग थोड़ा सा बदल लेंगे, यहाँ पर ए बी ही रहने देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसे पी क्यू मान लीजिएगा, ठीक है। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखें तो वो हो जाता है डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर जो डी है उसका मान कितना है, आर प्लस आर। सो हम लोगों ने इस तरीके से लिखा है। सो ए बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस टू आर आर, और ये कितना हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस टू आर आर। एक बार इसे पॉज करके आप लोग देख लेंगे। सो ये आ जाएगा आपको अंडर रूट 4 आर आर, जो कि हो जाएगा 2 अंडर रूट आर आर। सो यहाँ से पी क्यू का मान आपको आ जाएगा अंडर रूट आर आर मल्टीप्लाइड बाई 2। (46) 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के दो बराबर त्रिज्या वाले वृत्तों की सीधी घनिष्ठ रेखा, सीधी कह रहा है मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिए हुए हैं, कि लंबाई ज्ञात कीजिए यदि केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा आर और माइनस आर का होल स्क्वायर। R1 और R2 भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने क्या माना है यहाँ पर कि R जो कैपिटल R जो बड़ा है वो स्मॉल r से। सो इस तरीके से लिखा। केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 30। सो ये हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर। मैं इसे तोड़ना पसंद नहीं करता हूँ। और ये हो जाएगा 16 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, जो लिखा जा सकता है बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी। सो 36 गुना 24, 36 हो जाएगा, 6 बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 4 छक्का 24। तो ये कितना हो जाएगा, 4 के लिए आप लोग 2 बाहर निकाल देंगे और 6 के लिए तो कुछ निकल नहीं सकता है। सो अंडर रूट 6 रह जाएगा। सो 12 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आप लोग यहाँ से फिगर बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार फिगर बना देता हूँ, आप लोग इसे समझ लेंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट सर्कल हो गया और ये हमारा सेकंड सर्कल हो गया। दोनों टच नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि दोनों टच कर रहा है। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक ही को करना है, दूसरे को करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करते हैं, हम लोग सेंटर को मिला लेते हैं। ये सेंटर मिल गया और दूसरा यहाँ से ये सेंटर मिल गया। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से देखिएगा कि इस सेंटर, ये जो रेडियस है छोटा होगा, मतलब कहने का मतलब ये 10 सेंटीमीटर वाला होगा, और ये जो रेडियस है ये बड़ा वाला, ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ ब्लैक पेन में ले लेता हूँ, ये अगर 10 है, ये अगर कितना है 10 है, और ये टोटल 16 है। सो यहाँ पर भी 10 होगा और ये 6 हो जाएगा, तब ना 16 होगा। और ये परपेंडिकुलर होगा, ये D है तो ये भी D हो जाएगा। और ये यहाँ पर PQ है, इसका मान निकालना है। तो यही हमारा इक्वेशन है। और D का मान दिए हुए है आपको कितना, 30 दिए हुए हैं। तो ये 30 है और ये 6 है। तो 30 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि ये भुजा जो हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो 30 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 36 गुने 24, 36 के लिए 6 बाहर निकाल दिया, और 24 को हम लोगों ने चेंज कर लिया 4 छक्का 24, 4 के लिए 2 बाहर निकाल दिया, और 6 के लिए तो कुछ हो नहीं सकता है, ये तो अंडर रूट 6 ही रह जाएगा।
सो 12√6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब क्वेश्चन है बच्चों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पर। 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का दो वृत्त दिया हुआ है, तो इसमें आपको निकालना है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाओं की लंबाई। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सर्कल बना रहे हैं 8 सेंटीमीटर का और दूसरा सर्कल बना रहे हैं कितने का, 3 सेंटीमीटर का। केंद्रों के बीच की दूरी हम लोगों को नहीं दी हुई है, यहाँ पर केंद्र के बीच की दूरी हम लोगों को नहीं दी हुई है। सो नहीं हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसे बना लेते हैं और यहाँ से ये हमारा क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है और इसे हम लोग बराबर बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बना है बराबर, हम लोग थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। अब ठीक लग रहा है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से मिला दे रहे हैं, सॉरी इसे हम लोग यहाँ से मिला दे रहे हैं। सो हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसे अगर O मान लें, इसे A मान लें और इसे क्या मान लें, B मान लें यहाँ इस सेंटर को। सो ये जो है बच्चों ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये कितने का है, ये है 8 सेंटीमीटर का। इसका आंसर नहीं आपको निकल पाएगा, आपको कुछ मानना ही पड़ेगा। सो टोटल कितना हो गया बच्चों, टोटल हो गया OA की लंबाई हो गया कितना, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी जो है यहाँ पर OB जो कि यहाँ पर हाइपोटेनस है, इसे हम लोग D कह सकते हैं, इसे D कह सकते हैं, ये हो गया D। और नीचे जो AB है, ये जो AB है इसका वैल्यू भी हम लोगों को नहीं पता। AB क्या है, AB क्या है, तो AB TCT है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। सो AB स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा D स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम लोग ब्रेक नहीं कर पाएंगे इक्वेशन को। या आप लोग ये लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू अंडर रूट D माइनस 11 और D प्लस 11। अगर सपोज कर लीजिए कि अगर यहाँ पर D बराबर आप लोगों को दिए हुए है 15, करने में कुछ नहीं जाता है, या 25 को ही कंसीडर कर लीजिए, 25 कंसीडर कर लीजिए। इफ़ D बराबर 25 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपको 36। सो आप ये लिख सकते हैं 6√14, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर D बराबर 25 से नहीं है तब आपको यहीं तक ब्रेक हो पाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना था, आप लोग कॉन्सेप्ट आई थिंक यहाँ पर समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरीके से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को सॉल्व करते हैं।